हेलो स्टूडेंट, मैं सरिता स्वागत करती हूँ आज की क्लास में। आज हम हिंदी भाषा के अंतर्गत अध्ययन करेंगे क्रिया की परिभाषा, भेद और उसके उदाहरण। ये विकारी शब्दों का चौथा पार्ट है। पिछली 3 कक्षाओं में हम संज्ञा, विशेषण और सर्वनाम के विषय में चर्चा कर चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्रिया की परिभाषा: जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य होने अथवा किए जाने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया क्या है? क्रिया का अर्थ क्या होता है? करना। यानी क्रिया क्या होती है? एक एक्शन होता है, यानी कोई हम काम करते हैं वो क्या होती है? क्रिया होती है। जैसे सीता नाच रही है, तो इसमें सीता क्या कर रही है? नाच रही है। तो इसमें क्या क्रिया क्या है हमारी? नाच रही है। जैसे राम खाना खा रहा है, तो राम क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। तो क्या काम कर रहा है? खाना खाने का काम कर रहा है। नंबर 2 हमारा, जैसे बच्चा दूध पी रहा है, तो इसमें क्रिया क्या कर रहा है? बच्चा दूध पीने का काम कर रहा है, तो क्रिया क्या होगी इसमें? पी रहा है। सुरेश कॉलेज जा रहा है, तो सुरेश कहाँ जा रहा है? कॉलेज जा रहा है। तो इसमें जो क्रिया हो रही है, मतलब कॉलेज जाने का जो काम कर रहा है वो क्या कौन कर रहा है? सुरेश कर रहा है। तो इसमें जाना क्या होगी? हमारी क्रिया होगी, कॉलेज जाना। आगे है हमारा शिवा जी बहुत वीर थे, तो इनमें देखो, इनमें क्रिया क्या क्या हुई? इसमें नाच रही है, पी रहा है, जा रहा है, शब्दों से कार्य व्यापार का बोध हो रहा है। इन सभी शब्दों से किसी कार्य को करने अथवा होने का बोध हो रहा है, अतः ये सभी क्या है? क्रियाएं हैं। क्रिया सार्थक शब्दों में कहा जाए तो क्रिया सार्थक शब्दों के 8 भेदों में से एक भेद है। व्याकरण की दृष्टि में देखा जाए तो क्रिया एक क्या है? विकारी शब्द है। पिछली कक्षा में हम 3 विकारी शब्दों के विषय में चर्चा कर चुके हैं, पहले आपको बता चुकी हूँ मैं। क्रिया के भी कई रूप होते हैं जो प्रत्यय और सहायक क्रियाओं के द्वारा बदले जाते हैं। क्रिया के रूप से उसके विषय, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग और वचन का भी पता चल जाता है। क्रिया वह विकारी शब्द है जिससे किसी पदार्थ या प्राणी के विषय में कुछ विधान किया जा सकता है, अथवा जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे घोड़ा जाता है, तो इसमें क्या है? घोड़ा क्या कर रहा है? क्या काम कर रहा है? जाने का काम कर रहा है। तो इसमें हमारी क्रिया क्या हो गई? जाना। पुस्तक मेज पर पड़ी है, तो इसमें क्या होगी? मेज पर क्या पड़ी है? पुस्तक पड़ी है। मोहन खाना खाता है। राम स्कूल जाता है। तो उपयुक्त वाक्यों में जाता है, पढ़ी और खाता है, ये सारी क्या है? क्रिया है। यानी सब इसमें क्या एक्शन क्या क्या कर रहे हैं? जैसे मेज पर पुस्तक पड़ी है। जितने भी मतलब कोई भी काम करना होता है, कोई भी काम करने का होता है, तो इसमें क्या सारी क्रियाएं होती हैं। आगे चलते हैं हम। धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। मतलब जो क्रिया होती है वो किसका मूल रूप होता है? धातु का मूल रूप होता है। धातु के बिना क्रिया की क्या कल्पना भी नहीं की जा सकती। अर्थात जिस शब्द से क्रिया पद का निर्माण हो उसे क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। अतः कहा जा सकता है कि क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहती है। देखिए, जितने भी हमारी क्रियाएं होती हैं वो किससे पूर्ण होती है? हमारी धातु से पूर्ण होती है। जैसे चलना क्रिया में चल क्या है? धातु है हमारी, तो इसमें ना लगाने से, दा प्रत्यय लगाने से क्या बन गई? चलना। पढ़ना में पठ धातु लगाने से क्या बन गई? पढ़ना। हाँ, पढ़ना। प्राय धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का निर्माण होता है। क्रिया का मूल रूप क्या होती है? धातु होती है। धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। तात्पर्य है कि जिन मूल अक्षरों से क्रिया बनती है उन्हें हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे पठ धातु, पठ में हम ना प्रत्यय जोड़ने से क्या बन जाता है? पढ़ना। लिख में ना प्रत्यय जोड़ने से लिखना। जा, खा, रो आदि इन धातुओं से लिखता, पढ़ता आदि क्रियाएं बनती हैं। धातु मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मूल धातु,
नंबर 2 यौगिक धातु क्रिया या गुण क्रिया होती है। चलिए आगे चलते हैं हम। मूल धातु, मूल धातु क्या होती है? यह स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं रहती है। मूल धातु के कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे जा, था, पी, रह, मतलब ये मूल धातु जो होती है हमारी पूरी तरह से स्वतंत्र होती है, इससे किसी अन्य शब्द की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि यौगिक धातु क्या होती है? यह धातु किसी मूल धातु में संज्ञा विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है, अर्थात यह क्या धातु स्वतंत्र नहीं होती है। जैसे चलना से चला, पढ़ना से पढ़ा, उठाना उठवाना, दिलाना दिलवाना, कराना करवाना, रोना धोना, चलना फिरना, उठना बैठना, उठ जाना, खेलना कूदना आदि। जैसे बतियाना है, गरमाना है, चिकनाना है, ये सभी क्या है हमारे यौगिक धातु के अंतर्गत आते हैं। यौगिक धातु 4 प्रकार की होते हैं। सबसे पहला है हमारा प्रेरणात्मक क्रिया, और दूसरा है हमारा संयुक्त यौगिक क्रिया, तीसरा है नाम धातु क्रिया, और चौथा है अनुकरणात्मक क्रिया। प्रेरणात्मक क्रिया धातु, देखिए प्रेरणात्मक क्रिया धातु की आपको डेफिनेशन करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, इसका अर्थ इस शब्द से ही निकलता है। प्रेरणात्मक, प्रेरणात्मक मतलब किसी से प्रेरणा लेना, प्रेरणा मतलब किसी से प्रेरणा लेना ही क्या कहलाता है? प्रेरणात्मक क्रिया धातु कहलाता है। इसमें क्या है, कोई कर्ता अपना काम स्वयं न करके किसी से दूसरे से करवाता है, यानी किसी से दूसरे से प्रेरणा लेकर कार्य करना ही क्या कहलाता है? प्रेरणात्मक क्रिया कहलाता है। वह क्रिया जिसके द्वारा यह पता चलता है कि कर्ता कार्य स्वयं न करके दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वह प्रेरणात्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मोहन ने सोहन को जगाया, मोहन ने सोहन को जगाया, तो इसमें क्या है कि जो काम जो करवा रहा है दूसरे से करवा रहा है। जैसे पत्नी ने पति से खाना बनवाया, तो जो पत्नी है कार्य स्वयं न करके वो किससे करवा रही है? दूसरे से कार्य करवा रही है। प्रेरणात्मक रूप 2 होते हैं। जैसे प्रथम वह जिस धातु में आ लगता है, लगता हो, जैसे का से करा, सुन से सुना, और द्वितीय वह जिस धातु में वा शब्द लगता है, जैसे सुन में और वा लगा देते हैं तो सुनवा, कर में वा लगा देते हैं करवा, हट में वा लगा देते हैं तो करवा आदि प्रेरणात्मक क्रिया के उदाहरण है। जैसे मूल धातु है हमारी उठ में अगर हम ना जोड़ दें, प्रेरणात्मक क्रिया धातु ना जोड़ने से क्या बनता है? उठना, या वा जोड़ने पर उठवाना। दे में ना जोड़ने पर क्या बनता है? दिलाना, और वा धातु जोड़ने से दिलवाना। कर में ना जोड़ने से कराना, करवाना, और सो में ना जोड़ने से सुनाना, सुनवाना। खा में ना जोड़ने से क्या होता है? खिलाना और खिलवाना। ये सभी हमारी प्रेरणात्मक क्रिया धातु के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। आगे आती है हमारे यौगिक या संयुक्त क्रिया धातु। 2 या 2 से अधिक धातुओं के सहयोग से जिस क्रिया का निर्माण होता है वह यौगिक या संयुक्त धातु क्रिया कहलाता है। यौगिक क्रिया के कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे रोना धोना, उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, चलना फिरना, खा लेना, उठ बैठना, उठ जाना। ये सभी क्या कहलाते हैं? हमारे यौगिक या संयुक्त क्रिया धातु कहलाते हैं। आगे चलते हैं। हमारी तीसरी है हमारी नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया में क्या है? वह धातु जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण की सहायता से बनती है वह हमारी नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे हमारे बात से बतियाना, अपना से अपनापन, गर्म से गरमाना, गाली से गरियाना, और है हमारा ये लात से लतियाना, चिकना से चिकनाना, बात से बतियाना, ठंड से ठंडाना। ये बहुत सारे शब्द जो है हमारे नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आते हैं। आगे है हमारी अनुकरणात्मक क्रिया। वह वास्तविक कल्पित ध्वनि जिसे क्रियाओं के रूप में अपना लिया जाता है वह क्या कहलाती है? अनुकरणात्मक क्रियाएं कहलाती हैं। अनुकरणात्मक क्रिया के कुछ उदाहरण जैसे खट खट से हमारा खटखटाना, थप से थप थपाना। ये सारी जो शब्द हैं हमारे उदाहरण दे रखे हैं हमारे अनुकरणात्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम।
क्रिया के भेद, कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला है हमारा अकर्मक क्रिया, दूसरा है हमारा सकर्मक क्रिया, तीसरी हमारी ये है अन्य द्विकर्मक क्रिया भी होती है। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। जैसे रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद रखे हैं हमारे? 2 भेद हैं, रूढ़ और यौगिक। सबसे पहले आगे चलते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जैसा कि इसके नाम से ही मालूम पड़ता, अकर्मक का मतलब बिना कर्म के, यानी जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर सीधे पड़ता है वे क्या कहलाती है? अकर्मक क्रियाएं कहलाती है। जैसे अकर्मक क्रियाओं के उदाहरण दे रखे, राकेश रोता है। राकेश रोता है तो इसमें जो क्रिया हो रही है रोने की राकेश के द्वारा, वो सीधा असर किस पर पड़ रहा है? राकेश पर पड़ रहा है। जैसे राम दौड़ता है, राम दौड़ता में क्या है? सीधा असर किस पर पड़ रहा है? हमारे कर्ता पर पड़ रहा है। तो अगर राम दौड़ेगा तो उसकी एनर्जी, वो थकेगा, तो सीधा असर किस पर पड़ेगा? आपके कर्ता पर पड़ेगा। सांप रेंगता है, बस चलती है। तो जितनी भी हमारी अकर्मक क्रिया होती हैं उनका सीधा असर हमारा किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। आगे है कुछ अकर्मक क्रिया, जैसे लजाना है, होना है, बढ़ाना है, सोना है, खेलना है, डरना है, बैठना है, ये सारी क्रियाएं हमारी किसके अंतर्गत आती हैं? अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती हैं और सीधा असर इनका किस पर पड़ता है? हमारे कर्ता पर पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं हम। सकर्मक क्रिया। सकर्मक का मतलब कर्म के साथ जिन क्रियाओं का असर कर्ता के साथ साथ किस पर पड़ता है? कर्ता पर भी पड़ता है, वे हमारी सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। सकर्मक क्रिया में जैसे मैं लेख लिखता हूँ, जिसमें जैसे इसका असर हमारा कर्ता पर भी पड़ता है और कर्म पर भी पड़ता है, तो हमारी क्या कहलाती है? सकर्मक क्रियाएं कहलाती है। जैसे वो लेख लिखेगा तो क्या होगा? उसमें उसका एक पत्र लिखा, लेख लिखने में क्या है? उसका एक कर्म पर भी असर पड़ता है। जैसे सुरेश मिठाई खाता है, सुरेश मिठाई खाता है तो इसमें क्या हो गया हमारा? एक ये हो गया हमारा कर्म, हाँ ये कर्म हो गया। इसमें क्या होगा कि इसका असर इस पर कर्ता पर भी पड़ेगा और कर्म पर भी पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा? जब सुरेश मिठाई खाएगा तो उसमें मिठाई भी क्या होगी? खत्म होगी, उसकी कम होगी, तो इसका कर्म, कर्ता और कर्म दोनों पर ही असर पड़ेगा। जैसे मीरा फल लाती है, भंवरा फूलों का रस पीता है। तो सकर्मक क्रियाओं में क्या होता है? क्या नाम है इसका? कर्म और इसका कर्ता पर इस दोनों का असर पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रियाएं क्या होते हैं? जिन क्रियाओं में 2 कर्म होते हैं उन्हें हम द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं। द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण दे रखे, जैसे मैंने राम को पुस्तक दी, श्याम ने राधा को रुपए दिए। तो इनमें ऊपर दिए वाक्य में देना क्या है? हमारी क्रिया के 2 कर्म है, अतः देना क्या है? हमारी द्विकर्मक क्रिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखिए सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, इन सभी टॉपिक में से आपको 1 न 1 2 क्वेश्चन जरूर अवश्य मिलेंगे। थैंक यू।